हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 20 से लेकर 26 सितंबर 2021 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते, साथ ही कुछ एमसीक्यू भी दिए हैं तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह क्या कुछ न्यूज़ में रहा है। तो 11 सितंबर की न्यूज़ है, कोविन पोर्टल ने लॉन्च किया है नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो टीकाकरण किए जा रहे हैं पूरे देश भर में, उनकी जानकारी के लिए आप सभी को पता है एक पोर्टल बनाया गया था, कोविन पोर्टल। तो उसी पोर्टल में एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जोड़ा गया है जिसे नो योर कस्टमर या क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस कहा जा रहा है। तो इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति का जो वैक्सीनेशन स्टेटस है, मतलब उसे वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, इसकी जानकारी मिल सकती है। तो इसका यूज़ करेंगी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, एयरलाइंस है, रेलवे हैं, होटल हैं। तो ये अपने स्टाफ यानी अपने कर्मचारियों का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकती हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं पीटर डटल, इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई जिसपे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रक्षा का क्षेत्र है इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत की गई है। इसके बाद आगे देखते हैं, 12 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे सीबीएसई ने विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक सीरीज़ शुरू की है और जो सीरीज़ है इसका नाम है एकलव्य। तो ये जो सीरीज़ है ये सीबीएसई और आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से शुरू की गई है और ये जो सीरीज़ है इसका नाम आपको याद रखना है, एकलव्य इसका नाम है। तो जो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है उसके तहत शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन, उसके साथ ही विद्यार्थियों की रचनात्मक वैचारिक समझ को सीखने का तरीका सरल बनाने के लिए जो सीरीज है इसे शुरू किया गया है। इसके बाद है, भारत में ड्रोन के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना लागू की गई है। और इसमें आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है कहाँ लॉन्च किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सबसे पहले तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। तो भारत में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है। इसके लिए तेलंगाना में 16 ग्रीन जोन भी बनाए गए हैं। इसके बाद 13 सितंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे यूएएन को आधार नंबर से लिंक कराने की जो समय सीमा है इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो अब जो नई समय सीमा है यानी लास्ट डेट है ये 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेट है ये। इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को बढ़ा दिया है और अब ये जो योजना है ये 30 जून 2022 तक चलेगी। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 14 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो मिशन गगनयान है इसमें ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेगा। तो भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है ये गगनयान, और ये 2023 की शुरुआत में या 2022 के अंत में शुरू हो सकता है और इसी में सहयोग करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन इसरो ने दी थी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है गगनयान मिशन में सहयोग करने के लिए कोकोस द्वीप है, ठीक है, कोकोस द्वीप में एक ग्राउंड स्टेशन बनाएगा। इसके बाद है अमेरिका की न्यूज़। यहाँ पे रोजगार से जुड़े ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे पेशेवर लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अमेरिकी संसद की एक समिति ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत विभिन्न पेशेवर अब अतिरिक्त शुल्क चुकाकर जो है तो ग्रीन कार्ड आसानी से हासिल कर सकते हैं और जो शुल्क है ये $2500 रखी गई है। इसके बाद है 15 सितंबर की न्यूज़। यहाँ पे अमेरिका की ही न्यूज़ है। अमेरिका ने 500 से ज़्यादा चीनी छात्रों का वीज़ा निरस्त किया है और ये जो डिसीज़न लिया गया है ये अमेरिका और चाइना के बीच में जो संबंध है उनमें जो दरार आ गई है, काफ़ी ख़राब संबंध हो गए हैं दोनों देशों के बीच में। इस कारण से चीन की सरकार ने ये दावा किया है कि अमेरिका ने लगभग 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा वहाँ पे निरस्त कर दिया है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत में जो रूस के राजदूत हैं एन कुदाशेव, ठीक है, इन्होंने भारत सरकार से भारत में बनी स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की निर्यात की इजाज़त देने का आग्रह किया है। इसके अलावा जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है हेटेरो ने, इन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन को भारत से बाहर भेजने की अनुमति भी मांगी है। इसके बाद 16 सितंबर की न्यूज़ है, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भारत को जो मिशन गगनयान है ये 2022 के अंत में या फिर 2023 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जिनके जो माता पिता हैं कोरोना महामारी के दौरान उनकी देहांत हो गया, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया।
तो आईसीआई ने इस संबंध में एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और ओरिएंटेशन कोर्स में आने वाले जो भी आईसीआईटीएस कोर्स हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, और एआईसीटीएसएस सहित सभी लेवल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो माफ़ की जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस में माफ़ी है ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। इसके बाद भारत के रक्षा विभागों के प्रमुख यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा है कि भारत रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है। उनके अनुसार भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कारण से भारत जो है रॉकेट फोर्स बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका 17 सितंबर की न्यूज़ है उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का ट्रेन से परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया ने पहली बार एक ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है और जो मिसाइलें हैं इन्हें ट्रेन को लॉन्च पैड बनाकर वहां से दागा गया है। इसके बाद भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का मौजूदा कारोबार लगभग 80 करोड़ रुपए है और सरकार इसमें तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही हैं और अगले 3 वर्षों में इस सेक्टर में 10,000 नई नौकरियां भी लाई जाएंगी। इसका देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है 16 सितंबर का। तो 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी है उसके हर तरफ ओजोन की एक परत है जो कि हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। तो उसी ओजोन लेयर की प्रिवेंशन के लिए, उसको बचा के रखने के लिए ये दिन का स्थापना किया गया था। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो ओजोन है उसके लिए, वो हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किन किन चीज़ों से उस ओजोन लेयर को नुकसान होता है और किस तरह से हम ओजोन लेयर को अपने सुरक्षित रख सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। तो इसी कारण से इस दिन की स्थापना की गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा कई बार एग्ज़ाम में पूछता है थीम, ठीक है, थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस साल की थीम रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल, ये 2021 के लिए थीम थी, ठीक है। थीम आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या पूछता है? जो ओजोन लेयर है इसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है? तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है ओजोन लेयर को CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि मेनली सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। CFC से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 1995 में। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि वैज्ञानिकों ने सन 1970 के दौरान ओजोन आवरण के पतले होने के प्रमाण खोजे थे। उनको प्रमाण मिले थे कि ओजोन लेयर यहाँ पे पतली हो रही है। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सन 1985 में संपूर्ण विश्व ने वियना में इस समस्या से निपटने के लिए प्रयत्न करने आरंभ किए थे और इस ऐतिहासिक पहल को वियना संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद से जो पूरा विश्व है इस मुद्दे पर गंभीरता से प्रयास करना उन्होंने शुरू किया और जिसके फलस्वरूप मॉन्ट्रियल संधि हुई थी। तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन आवरण के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल संधि हुई थी उसकी स्मृति में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और सबसे पहली बार 1995 में ये दिन मनाया गया था। तो इस टाइप के आपके एक ही टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक सूचना आई है जो कि राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के लिए है। तो इसकी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हुई है और उसी की सूचना के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आयोग द्वारा 26/9/2021 को जो ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होने वाली थी राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 की, अब ये 14/11/2021 को होगी और ये जो परीक्षा है ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पद्धति से होगी, यानी कि OMR शीट वाले एग्ज़ाम होगी आपकी कब 14/11/2021 की। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे।
इसके बाद यहाँ पे ओरछा का एक गांव है जिसका नाम है लाडपुरा खास। ठीक है, तो लाडपुरा खास का नाम न्यूज़ में इस समय क्योंकि इसे UNWTO अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट टूरिज़्म विलेज के अवार्ड के लिए इसे नामांकित किया गया है, इस कारण से न्यूज़ है। तो याद रखिएगा, ओरछा का गांव है लाडपुरा खास। इसके बाद है यहाँ पे एक अभियान जो कि मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उनके बीच में डेंगू के बारे में सतर्कता और जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का आपको नाम याद रखना है, डेंगू से जंग जनता के संग, ये अभियान का नाम है। और डेंगू के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ये चलाया जा रहा है, डेंगू से जंग जनता के संग। बस आपको नाम याद रखना है इसका। अब ये देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले एक चोटी है जिसका नाम है कांग यात्से। तो ये चोटी क्यों न्यूज़ में रही है? तो 9वीं कक्षा की एक छात्रा हैं आकांक्षा चतुर्वेदी। इन्होंने लद्दाख की बेहद कठिन कही जाने वाली कांग यात्से चोटी है उसको फतह की है, और वो सबसे कम उम्र में इसको फतह करने वाली बालिका बन गई हैं। तो ये जो चोटी है इसकी ऊंचाई 6250 मीटर है, और आकांक्षा चतुर्वेदी ने इसको 14 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की ट्रैकिंग के दौरान पार किया था। इसके बाद तमिलनाडु की न्यूज़ है। यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रूट पर ट्रेन फिर से शुरू की गई है। तो कोविड के कारण ये जो ट्रेन रूट था इसको बंद कर दिया गया था तमिलनाडु में, और हाल ही में ये जो ट्रेन सेवाएं हैं नीलगिरी माउंटेन रूट पर इसको वापस से शुरू कर दिया गया है। तो ये जो रूट है ये 1908 में बनाया गया था, और इस रूट पे 10 से भी ज़्यादा सुरंग हैं और 250 ब्रिज हैं। इसके बाद है इकबाल सिंह लालपुरा जी। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। तो पंजाब के पूर्व IPS अधिकारी हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, और ये अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके पहले ये गैरुल हसन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद है यहाँ पे बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य कौन थी? ये उत्तराखंड की राज्यपाल थीं, और हाल ही में इन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंप दिया है, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण इस्तीफा दिया है। तो याद रखिएगा, अब बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की राज्यपाल नहीं हैं। इसके बाद है यहाँ पे एक रैपर लिल। ठीक है, तो अमेरिकी रैपर हैं साइमर बाइसेल उर्फ लिल उर्जी वर्ट। तो इन्होंने कुछ माह पहले अपने माथे पर 175 करोड़ रुपए का एक गुलाबी हीरा इम्प्लांट करवाया था, और अभी कुछ ही समय पहले इनका एक कॉन्सर्ट था, वहाँ पे एक फ़ैन ने इनके माथे से वो जो हीरा था उसे निकाल लिया था। हीरे की कीमत थी 175 करोड़ रुपए की, इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद यहाँ पे जिल बाइडन। तो ये अमेरिका की प्रथम महिला हैं, 70 वर्षीय हैं, और इन्होंने नॉर्दर्न वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया है। जिल इस कॉलेज में 2009 से लगातार पढ़ा रही हैं, और वो ऐसी पहली प्रथम महिला हैं जो व्हाइट हाउस छोड़कर काम पर लौटी हैं। इसके बाद हैं महमूद ममदानी। तो ये ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। तो भारतीय मूल के 75 वर्षीय लेखक हैं महमूद ममदानी। दुनिया के ये 4 लेखकों में शामिल हो गए हैं जिन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2021 के ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया है। और ये जो पुरस्कार है इसकी राशि होती है 25,000 पाउंड, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो नामित हुए हैं किस किताब के लिए नामित हुए हैं, तो किताब का नाम भी आपको याद रखना है। किताब का नाम था नीदर सेटलर नॉर नेटिव। ठीक है, नीदर सेटलर नॉर नेटिव, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ परमानेंट माइनॉरिटीज़, ये पुस्तक का नाम है पूरा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे है ओरोविल डैम। तो ये जो ओरोविल डैम है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, और लगभग 4 करोड़ की आबादी है कैलिफोर्निया में, और यहाँ पे सूखे से जूझ रहा है ये बांध, और इसमें सिर्फ अब 23% जो है तो पानी बचा है, बाकी का पानी यहाँ पे सूखे के कारण हट चुका है, इस कारण से ये जो डैम है ये न्यूज़ में बना हुआ है। इसके बाद है योशीहिदे सुगा। तो योशीहिदे सुगा हैं कौन? तो इसके बाद हैं योशीहिदे सुगा। तो योशीहिदे सुगा हैं कौन? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, और अभी रिसेंट में न्यूज़ आ रही है कि अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद है नासा की न्यूज़। तो नासा ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का परीक्षण किया है। नासा ने अमेरिका में जॉबी एविएशन के साथ वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम पूरी तरह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया है, और इस कारण से नासा भी न्यूज़ में रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे नेली मुट्ठी। तो जाम्बिया की सांसद में पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये, इनका नाम है नेली मुट्ठी, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाम्बिया के संसदों ने लुसाका की प्रमुख वकील जो हैं नेली मुट्ठी, इनको देश की पहली नेशनल असेंबली की अध्यक्ष के रूप में चुना है।
इसके बाद है ब्रिटेन की न्यूज़। तो यहाँ पे ब्रिटेन की संसद ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। तो जो भी सांसद है वहाँ पे उनके लिए एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। तो अब वो जो भी हैं वहाँ पे जीन्स, स्पोर्ट वियर या टी शर्ट या स्लीवलेस टॉप पहनकर नहीं आ सकेंगे। जो भी ड्रेस कोड बनाया गया है उनमें उनको आना पड़ेगा। इसके बाद है PJ-1। तो पृथ्वी के करीब नासा ने 1000वां क्षुद्र ग्रह देखा है। तो नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी यानी कि JPL ने 1000वां नियर अर्थ एस्टेरॉयड को ट्रैक किया है और ये जो एस्टेरॉयड है इसका नाम PJ-1 रखा गया है। ये जो क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी से सिर्फ 1.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे देखा गया है। इसके बाद है डारियो कोस्टा। तो ये इटली के स्टंट पायलट हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में 2 सुरंगों में रेसिंग विमान उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उन्होंने कंक्रीट की दीवारों के बीच में 3 फीट से भी कम ऊंचाई पर विमान उड़ाया है और जो औसतन रफ्तार थी वो थी 245.07 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, डारियो कोस्टा। इसके बाद है पॉल एलिस। तो ये दिव्यांग हैं। इन्होंने चैरिटी के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटेन के दिव्यांग हैं ये पॉल एलिस। इन्होंने वेल्स स्थित स्नोडोन पर्वत पर चढ़ाई करके नया कीर्तिमान बनाया है। इनकी उम्र 56 वर्ष है और ये दूसरों की मदद के लिए धन जुटाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 13 घंटे हाथ और घुटने के बल चलकर 3560 फीट की दूरी तय की है और उन्होंने 17 लाख रुपए का फंड जुटाया है इससे। तो याद रखेगा, पॉल एलिस इनका नाम है। इसके बाद है जीव मिल्खा। तो इनको दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। ये भारतीय गोल्फर हैं और इनके शानदार खेल की उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित जो दुबई का गोल्डन वीज़ा होता है इन्हें दिया गया है और इसे हासिल करने वाले ये दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। तो जीव मिल्खा नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे स्मृति शेष। तो एमी पुरस्कार विजेता हैं एस्नर, इनका निधन हुआ है। तो 7 बार के एमी पुरस्कार विजेता हैं ये अभिनेता एड एस्नर। इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं क्रिकेट कोच वासु परांजपे। इनका भी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इन्होंने ही सुनील गावस्कर को सनी नाम दिया था। इसके बाद है सुडोकू के पितामह माजी काजी का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपने सुडोकू पज़ल तो सॉल्व की होगी कई बार। तो इसी सुडोकू पज़ल को जिन्होंने बनाया था इनका नाम था माकी काजी। तो हाल ही में 69 वर्ष की आयु में इनका कैंसर से निधन हो गया है। इन्हें पज़ल गॉडफादर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद श्रीलंका के गायक और संगीतकार सुनील परेरा। इनका हाल ही में कोविड के कारण 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो उत्तराखंड कैडर के ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी थे केशव देसी राजू जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं जो कि सामान्य ज्ञान खेल के हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2022 में ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा की बियांका आंद्रेस्क्यू किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। इनमें से कौन सी महिला पहलवान अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर है रितु फोगाट। भावनी पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस। फिर है ओबेदुल्ला खां गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। वर्ष 1976 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है आपका कनाडा। इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। अमेरिकी तैराक सेलेव ड्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। वर्ष 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर है शोएब मलिक। फिर वर्ष 2009 में इनमें से किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनसन बटन। फिर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया।
इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव। वर्ष 2018 में किस टीम ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग। लियोनल मेसी ने बार्सिलोना को छोड़कर किस क्लब के साथ खेलने का करार किया है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस सेंट जर्मेन। फिर है महिला टेनिस खिलाड़ी एरिना साबालेंका किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलारूस। दूती चंद एथलेटिक्स में किस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्राटा दौड़। इनमें से किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्फिंग को सबसे पहली बार शामिल किया गया है इस साल। फिर है वर्ष 2017 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नाडाल। वर्ष 2019 में इनमें से किस खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। फिर है ली चोंग वेई किस देश के दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेन वॉर्न। फिर है एलन प्रोस्ट ने कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। फिर है वर्ष 2017 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लंदन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ खेल के। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आइए इस हफ्ते की खेल चर्चा को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है US ओपन, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। तो आप सभी को बता देता हूं कि जो टेनिस है इसका 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होता है विंबलडन और सबसे अंत में होता है US ओपन। तो अभी हाल ही में US ओपन संपन्न हुआ है 2021 का। तो देख लेते हैं इस साल के US ओपन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो पुरुषों का एकल वर्ग है यहाँ पे किसने जीता है। तो पुरुषों के एकल वर्ग में चैंपियन बने हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ये हैं कहाँ के? ये हैं रशिया के। तो रशिया के डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविक को हरा के जीता है US ओपन का एकल वर्ग का खिताब 2021 का। वहीं अगर महिला वर्ग में बात करते हैं तो ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं यहाँ पे एमा राडुकानू। तो एमा राडुकानू ने महिला एकल वर्ग में US ओपन का खिताब जीता इस साल। इन्होंने फाइनल में हराया था कनाडा की लेला फर्नांडेस को। और एमा राडुकानू कहाँ की हैं? ये ब्रिटेन की हैं। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके तैयार हो गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ US ओपन के। तो US ओपन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। ठीक है, इस साल इसका 141वां संस्करण खेला गया है। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट है ये कौन से सरफेस पे खेला जाता है? तो देखिए टेनिस का जो टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, ये या तो 3 तरह के कोर्ट में खेले जाते हैं, हार्ड, क्ले और ग्रास। तो ये जो US ओपन है ये ग्रास में खेला जाता है। ठीक है, ग्रास आउटडोर कोर्ट में खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस साल इसकी प्राइज़ मनी कितनी थी? तो इस साल इसकी प्राइज़ मनी थी $57.5 मिलियन। ठीक है, $57.5 मिलियन इस साल की प्राइज़ मनी थी इसकी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट है ये USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए फार्मूला 1 रेसिंग की बात है। तो यहाँ पे 2021 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, यहाँ पे लेटेस्ट जो रेस हुई है ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं डेनियल रिकियार्डो। ठीक है, याद रखिएगा F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 की जीते हैं डेनियल रिकियार्डो, ये आपको याद रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत जो है दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जाएगा। वहाँ पे भारत जो है 3 टेस्ट मैच खेलेगा जो कि दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक चलेंगे। तो इस दौरे पे भारत जो है 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मैच खेलेगा। इसके बाद यहाँ पे अमेरिका के बल्लेबाज हैं, हाय तो ये भारतीय मूल के लेकिन हैं अमेरिका के। इनका नाम है जसकरण मल्होत्रा। तो इन्होंने वनडे क्रिकेट में 1 ओवर में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए हैं और ये विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा कारनामा करने वाले। इससे पहले साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने 2007 में नीदरलैंड के खिलाफ 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाया था। और अब ये अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं वनडे क्रिकेट में
याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए इन्होंने। भारत की तरफ से युवराज सिंह ने T20 में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, लेकिन ये वनडे क्रिकेट की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, यहाँ पे नए कप्तान बने हैं। नए कप्तान हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद नबी। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, तो जो आखिरी मैच था सीरीज़ का, इसको कोरोना के कारण यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है और सीरीज़ का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। डिसाइड ये किया गया है कि अगले साल यानी 2022 में ये जो मैच है इसे कराया जाएगा। उसके बाद जो भी सीरीज़ का डिसाइड होगा 2022 में होगा। इसके बाद बांग्लादेश की न्यूज़ है। बांग्लादेश ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया है और पहली बार न्यूजीलैंड से बांग्लादेश ने T20 सीरीज़ जीती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हैडन और फिलेंडर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज हैं मैथ्यू हैडन, ये बल्लेबाजी कोच बने हैं, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज हैं वर्नॉन फिलेंडर, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच बने हैं। इसके अलावा श्रीलंका के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं लसिथ मलिंगा, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इसके बाद है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि अगस्त 2021 के लिए अभी घोषित किया गया है। तो पुरुषों में बात करें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट, इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त 2021 के लिए। और महिला वर्ग में बात करते हैं तो आयरलैंड की गेंदबाज हैं एमियर रिचर्डसन, ठीक है, एमियर रिचर्डसन, इनको महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2021 के लिए चुना गया है। तो ये दो नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद है रणधीर सिंह जी, तो ये भारत के खेल प्रशासक और पूर्व ओलंपियन रह चुके हैं रणधीर सिंह जी। इनको हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइए थोड़ा नज़र डाल लेते हैं सामयिकी पे। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत और सूडान की न्यूज़। तो भारत और सूडान के समुद्री जहाज़ों ने यहाँ पे युद्धाभ्यास किया है। तो भारत और सूडान की नौसेनाओं ने 10 सितंबर को सूडान तट से दूर लाल सागर में युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से INS तावर ने और सूडान के 2 समुद्री जहाज़ों ने, इनका नाम है अलमाज और निमर, इन्होंने हिस्सा लिया है। इसके बाद है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंट्री कौन कौन सी हैं ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, B से है ब्राज़ील, R से है रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की 2021 की, ये भारत के पास है। तो ब्रिक्स के जितने भी कार्यक्रम मीटिंग हो रहे हैं सबको भारत ही होस्ट करेगा, सबकी अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स से ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये ब्रिक था। इसके बाद 2010 में इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। तो 2010 में ये ब्रिक्स बन गया था ब्रिक्स से।
तो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि सबसे बाद में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। और इस सम्मेलन में सभी ब्रिक्स के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सम्मेलन में। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और ब्रिक्स के जो नेशंस हैं इनके बीच में सहयोग किस तरह से बढ़ाया जा सकता है एक क्षेत्र में, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। रूस में एक यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी जो कि मल्टीनेशनल थी, जिसमें लगभग 12 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत की सेना ने भी हिस्सा लिया था। तो इस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम था जैपेड 21। ठीक है, जैपेड 21 इस एक्सरसाइज का नाम था और ये रूस में आयोजित की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जी, इन्होंने अमेरिका पे जो 9/11 का हमला हुआ था उस पे जो आतंकवादी जिन्होंने अंजाम दिया था उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी थे वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर से भरोसा दिलाने में असफल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उत्तर कोरिया ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जो वरिष्ठ राजनयिक हैं इन्होंने उत्तर कोरिया की मिसाइल तथा उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी है। इसके बाद यहाँ पे अमेरिका की न्यूज़ है। अमेरिका ने सऊदी अरब से मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है इसे हटा दिया है। और नीचे यहाँ पे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है अफ़गानिस्तान को कि अफ़गानिस्तान जो है ये अब गरीबी की दहलीज पर पहुँच रहा है। आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान पे अब तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी अब कुछ नहीं कर सकती है, तालिबान का ही पूरा यहाँ पे रूल है। तो इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने टिप्पणी दी है कि अफ़गानिस्तान जो है ये अब गरीबी की दहलीज पे पहुँच गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी प्रेजेंट में जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पे जो गरीबी दर है ये 72% है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो गरीबी की दर है ये 97 से लेकर 98% तक पहुँच सकती है, इसकी पूरी आशंका है। तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आपको वहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, मैगज़ीन की PDF, न्यूज़पेपर की PDF वगैरह। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, वोकैब, डेली जीके सब कुछ मिलता है। तो दोनों की लिंक यानी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेक श्योर वहाँ भी ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को फॉलो और ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और जो भी जॉब की रिक्रूटमेंट होती है, नोटिफिकेशन होती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।